नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए बजट की तैयारियां जो हैं शुरू हो गई। प्री बजट मीटिंग में चर्चाओं का जो दौर है वो शुरू हो गया है। इन बैठकों में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या फोकस में टैक्स रिफॉर्म्स, एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन जैसे मुद्दे थे या नहीं, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। देश में अब अगले आम बजट यानी बजट 2026 की तैयारियां जो हैं शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्री बजट मीटिंग्स में अर्थशास्त्रियों, उद्योग जगत और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ पहली बैठक की। इस बैठक में वित्त मंत्री को क्या क्या सुझाव मिले, इसको आज के मनी सेंट्रल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे अमेरिका से आई खुशखबरी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लागू 50% टैरिफ को कम करने की जो है फिर से संकेत दी। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया। अचानक से क्यों डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ कम करने की बात करने लगे, इसकी भी करेंगे पड़ताल। और अंतिम में चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी। पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट का सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका बन गया। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम लगाकर बड़ा फंड बनाने की सुविधा ने जो है लाखों लोगों को अट्रैक्ट किया, लेकिन अब हालात बदलते हुए दिख रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक जो है बड़ी संख्या में निवेशक जो है अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि लोग एसआईपी बंद करवा रहे हैं, एम्फी की डेटा को भी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया जाएगा, यानी करीब 80 दिनों का वक्त जो है बचा हुआ है, लेकिन तैयारियां जो है अभी से ही शुरू हो चुकी। सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट को लेकर बैठकें की। वित्त मंत्री ने एक के बाद एक 2 अहम प्री बजट कंसल्टेशन जो है मीटिंग्स की। निर्मला सीतारमण की पहली बैठक जो है देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ हुई, जबकि दूसरी बैठक किसान संगठनों और कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधियों के साथ जो है आयोजित की गई। लेकिन प्रवीण सर, उद्योग संगठन जो है, जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी जिसको आप पीएचडी सीसीआई के नाम से जानते हैं, उसने सरकार से बड़ी मांग की। न्यू टैक्स रिजीम में 30% का सबसे ऊंचा टैक्स रेट है। वो कह रहे हैं कि अब 24 लाख की बजाय जो है 50 लाख से ऊपर की इनकम पर ही जो है ये लगाया जाए। संगठन का कहना है कि 30 लाख तक की आय पर 20% से ज़्यादा टैक्स ना हो, 30 से 50 लाख के बीच 25% टैक्स हो और 50 लाख से ज़्यादा पर ही 30% टैक्स लगे। इसके पीछे ये तर्क दिया गया प्रवीण सर, किससे जो है मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, लोगों के पास जो है खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा रहेगा और बाजार में जो डिमांड की जो कमी का जो राग अलापते रहते हैं हम लोग, उसको भी जो है दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सर, टैक्स स्लैब बढ़ाने से लोग ईमानदारी से टैक्स भरेंगे, ये इसको लेकर मुझे थोड़ा शंका लगती है। और क्या है ये पूरी खबर, कितना आप सहमत हैं इनके तर्क से, पूरी बात समझाइए। देखिए विशाल, टैक्स को लेके या बल्कि कहूँ मैं बजट को लेके अगले साल जो आने वाला है 1 फरवरी को, उसको लेके तैयारी शुरू कर दी है सरकार ने। और वित्त मंत्री ने अपनी पहली मीटिंग सोमवार को 2 अलग अलग मीटिंग्स हुई, जो आपने बताया। एक अर्थशास्त्रियों के साथ हुई, जिसमें पीएमईएसी के जो चीफ मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और बहुत सारे आर्थिक मामलों के जानकार रहे जी। कई बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे डिमांड्स हुई हैं। दूसरी बैठक हुई कृषि से जुड़े लोगों के साथ, बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई है। और पीएचडी सीसीआई के अलावा जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण सरकार को इनपुट दिए हैं या सरकार से डिमांड्स की हैं। एक जो बड़ी डिमांड है, टैक्स पर भी हम आएंगे, इनकम टैक्स पर कैसे सरकार बड़ी छूट या सबसे बड़ी सौगात दे सकती है, इस बात को भी की भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो अर्थशास्त्रियों ने एक बड़ी मांग की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि सरकार अपने केपेक्स के पहिए को रोके नहीं, केपेक्स का पुश सरकार को जारी रखना होगा। और ये डिमांड ऐसे वक्त पर आ रही है जबकि प्राइवेट कैपेक्स की रफ्तार अब थोड़ी थोड़ी रिकवर होती हुई दिखाई दी है, जो हम लोगों ने अभी कुछ वक्त पहले मनी सेंट्रल में भी डिस्कस किया था कि अब प्राइवेट कैपेक्स थोड़ा बढ़ने लगा है जी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो एक स्लो डाउन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में सरकार को यहाँ से कुछ बड़े कदम अपने नए बजट में उठाने होंगे। अब जैसे FY25-26 के लिए, यानी इस मौजूदा फिस्कल जिसमें हम हैं, इसके लिए सरकार ने 11,21,000 करोड़ रुपए का केपेक्स तय किया। इससे पहले जो रिवाइज एस्टीमेट है 2024-25 के लिए, वो 10,18,000 रुपए का 18,000 करोड़ का केपेक्स सरकार ने तय किया था।
तो इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए अर्थशास्त्रियों की मांग है यहाँ आप अगले साल फिर बढ़ोतरी कीजिए। जी। एक चीज। दूसरी चीज इसमें यह है कि अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि आप जब केपेक्स पे जोर दे रहे हैं, जब केपेक्स पे पैसा बढ़ा रहे हैं, तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि देश के फिस्कल कंसोलिडेशन का क्या होगा। हो सकता है उस रूट पे थोड़ा सा आप उस पाथ पे थोड़ा सा चीजें या जो अनुमान है, जो आपके टारगेट है कि 4.5% पे लेके आना, हो सकता है उससे चीजें थोड़ी दाएं बाएं हो, लेकिन आप बने रहें क्योंकि 4.8% पे तो ऑलरेडी सरकार लेकर आ ही गई है फिस्कल डेफिसिट को। जी। तो एक बड़ा जो मसला आया है वो ये आया है, और उसके बाद फिर जो इंडस्ट्री चैम्बर है PHDCCI, आपको याद होगा पिछले साल भी जब बजट आने वाला था तब सबसे पहले PHDCCI नहीं कहा था। बिल्कुल, तब उन्होंने कहा था कि सरकार को मध्यम जो वर्ग है, मिडिल क्लास है, उसको सरकार को टैक्स पर बहुत बड़ी छूट देनी पड़ेगी अगर आप देश का रिवाइवल करना चाहते हैं ग्रोथ के टर्म्स में। मैं ये बात पिछले साल की बात आपने छेड़ दी सर, तो उस समय तो 10 लाख, 12 लाख और 15 लाख ये तीन जो है आंकड़े आए थे सामने कि इतने तक की जो है जो छूट मिलनी चाहिए। बिल्कुल। हकीकत में सर 12.75 तक के आसपास की जो है वो छूट एग्जैक्टली। और अब उसको PHDCCI ने जो एक बड़ी डिमांड रखी है, बहुत बोल्ड एक डिमांड रखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि 50 लाख तक की कमाई को आपको वहां पे टैक्स में बड़ा रिडक्शन करना होगा। अगर आप 50 लाख तक कमा रहे हैं तो आपका टैक्स स्लैब जो है सरकार को 25% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए जी। इसके पीछे एक बड़ा तर्क दिया है। उन्होंने कहा जब सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स को घटाया था कुछ वर्ष 25% किया था, तो उसका असर एक बड़ा अच्छा दिखाई दिया। माना यह जा रहा था कि साहब आप कॉरपोरेट टैक्स घटाएंगे तो सरकार का रेवेन्यू गिरेगा, लेकिन हुआ इससे उलट। लेकिन इसका ऐसा हुआ नहीं। 2018-19 में जो 6.63 लाख करोड़ का था सर, वो 2024-25 में बढ़कर फ्रॉम 6.63 ये 8.87 लाख करोड़ हुआ। तो यही PHDCCI का कहना है कि जब आप टैक्स की छूट देंगे तो जो कंजम्पशन का जो बूस्ट है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा मिलेगा। एक और उन्होंने बड़ी बात कही कि अभी इफेक्टिवली अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो टैक्स पेयर्स हैं वो सरचार्ज को अगर आप मिला लेंगे तो 39% का टैक्स देते हैं। तकरीबन 60% आपकी कमाई वो आपके पास केवल बचती है, 40% आपका हिस्सा जो एक आम टैक्स पेयर है उसका चला जाता है सरकारी टैक्सेस में जी। तो ये जब डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ेगी, और हमने ये चीज़ सरकार के पास भी अब एक बहुत अच्छा इनपुट पहुंच गया है इस बात का, जब सरकार ने GST की कटौती की जी, और उसके बाद जब GST का कलेक्शन का नंबर आया तो GST का कलेक्शन का नंबर जो उसके लिए आया था सितंबर का, तो वो आपका माफ़ कीजिएगा अक्टूबर का नंबर जो आया था वो 1,96,000 करोड़ रुपए आया। तो वो नंबर तो सरकार ने भी उसकी संभवतः उम्मीद लगातार नहीं 5 की थी। महीने ऐसे थे सर जब 1.80 लाख करोड़ से ऊपर नहीं, तक माना ये जा रहा था कि जब आपने 2 टैक्स स्लैब घटा दिए, 28% का उसमें भी डिप आना चाहिए था, सबसे बड़ा जो टैक्स स्लैब है उसको खत्म ही कर दिया, तो उसके बाद सरकार का रेवेन्यू बुरी तरह डाउन होगा। कई आंकड़ों में कहा गया कि 10 लाख करोड़ रुपए तक का आपका शॉर्टफॉल हो सकता है, लेकिन आपका वो सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार टैक्स में एक और बड़ी छूट देती है इस साल के बजट में, तो न सिर्फ ये आम लोगों की जेब को राहत देगा, बल्कि जो सरकार की पूरी एक चेन है स्टेप्स की जो चेन है, जिसमें कि लोगों को के हाथ में ज़्यादा पैसे देके इकोनॉमी को दौड़ाने की कोशिश है, उसमें एक बड़ा कदम साबित विशाल होगा, जिसमें RBI के भी कदम है, जिसमें सरकार के भी कदम है। लेकिन प्रवीण सर, अब आपसे ये तो हुई खबर, अब इनसाइड स्टोरी आपसे समझने की कोशिश करते हैं। 140 करोड़ की आबादी वाला देश, उसमें से जब भी मैं टैक्स एक्सपर्ट से बात करता हूं तो बोलते हैं कि विशाल 8 से 9 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो इफेक्टिव रूप से जो है देश को जो है टैक्स का भुगतान करते हैं। नहीं, देखिए ये सारी कहानी किस्सा बेकार है। हर आदमी इस देश का टैक्स दे रहा है। आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हर आदमी इस देश का टैक्स दे रहा है। अब आप उसमें ये देख लीजिए कि जो इनकम टैक्स के मार्फत जो लोग टैक्स दे रहे हैं, हो सकता है उनकी तादाद कम हो, लेकिन फिर आप ये भी देखिए ना कि देश में लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है। 140 करोड़ की आबादी की पर कैपिटा इनकम आखिर है कितनी, और फिर जब वहाँ आप जो PHDCCI बता रहा है कि 39% आप सारा मिलाकर अगर देख लें तो आप टैक्स सरकार को चुका देते हैं, तो उसके बाद फिर लोगों के पास दरअसल इन्फ्लेशन एडजस्ट करके अगर आप देखेंगे तो महंगाई के हिसाब से लोगों के पास कमाई बचती नहीं है जी।
और जब आपने लोगों के हाथ में पैसा देना शुरू किया तो उसका एक अच्छा इफेक्ट पूरी इकोनॉमी में नजर आया जब हमने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखे और 7.8% ग्रोथ पहुंच गई। और फिर अब कहा जा रहा है कि 7% की ग्रोथ सेकंड क्वार्टर में रह सकती है। नहीं, दूसरा स्टेप जो था जीएसटी जो बचत महोत्सव जो चला और इसी वजह से आईएमएफ जैसे संस्थान ये कह रहे हैं कि भारत ग्रोथ के मामले में पूरी दुनिया को सरप्राइज कर सकता है पॉजिटिवली। तो अगर आपको ग्रोथ को फोकस रखना, अगर आपको लोगों की पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना है, तो सरकार को हो सकता है शॉर्ट टर्म में खजाने पे थोड़ा, और इसको एक और लिंक आप समझिए कि अगर आप टैक्स का नेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या अगर आप टैक्स की छूट को बढ़ाते हैं तो ज़्यादा लोग सामने आएंगे अपनी इनकम को डिस्क्लोज करने के लिए, ज़्यादा लोग आएंगे न्यू टैक्स रिजीम के जरिए अपने टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। उसके जरिए फिर लोग, बड़ी तादाद में लोग फॉर्मल सेक्टर में आएंगे। तो इसके रिपल इफेक्ट, दरअसल पॉजिटिव रिपल इफेक्ट जो है वो पूरी इकोनॉमी में दिखाई देंगे विशाल। लेकिन प्रवीण सर, जो एक बात आपने अपने संबोधन में कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो है वो थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे, आप समझाइए मुझे, आरबीआई ने ताबड़तोड़ जो है रेट कट किए, सीआरआर में भी 100 बेसिस पॉइंट का कट किया, उसके अलावा भी जो देखिए कई तरह के जो है रिफॉर्म्स किए गए, जैसे मिडिल क्लास को राहत देने के लिए बात कही गई, सैलरीड अगर आप हैं तो 1275 तक अगर आपकी कमाई है तो आपको टैक्स जीरो है। इसके अलावा जीएसटी जो है बचत महोत्सव कराया गया, उसमें अगर लोगों ने सामान खरीदा तो उसमें कहा गया कि हर एक इंडिविजुअल परिवार को है अच्छे 5000 रुपये के आसपास का जो है वो बचत होता हुआ दिखा। तो इसके बावजूद जो है जीएसटी, रियल एस्टेट सेक्टर क्यों स्लो डाउन की बात कही जा रही है? रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ा जो फैक्टर था वो ये था कि पिछले, अगर आप 2022 से देखेंगे, जब कोविड का दौर खत्म हुआ, उसके बाद के दौर से लेके 2024 के आखिर या 25 तक रियल एस्टेट सेक्टर में वन वे में प्राइस हाइक हुए। पिछले 3 या 4 साल में ही अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस डबल से भी ज़्यादा हुए हैं। तो अब उस सेक्टर में वहाँ फिर हम एक स्टैग्नेंट होती हुई चीज़ों को देख रहे हैं। अगर आप एनसीआर को ही देखेंगे तो 1 करोड़ से नीचे के घर यहाँ पे अब नज़र नहीं आते। अफोर्डेबल हाउसिंग में अफोर्डेबिलिटी 50 लाख रुपए पे मानी जा रही है। 40-50 लाख रुपए से कम का 2 BHK फ्लैट मिलना मुश्किल है जी। तो जो दिल्ली में या एनसीआर में जो प्राइसेस हैं वो मुंबई के प्राइसेस को टच कर रहे हैं, और इस वजह से फिर जब इतने ऊपर प्राइस पहुंच जाते हैं तो जो खरीदार हैं वो एक बार फिर रुकते हैं जी। अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा प्रवीण सर कि कई बार हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस बात को हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कहा गया कि सरकारी पैसों के दम पर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था चल रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो केपेक्स खर्च की वजह से ही जो है इकोनॉमी चल रही है। कई इकोनॉमिस्टों ने कहा कि जो है प्राइवेट जो है इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो यही बात जो है अभी जो है प्री बजट मीटिंग में भी सामने आ रही है। तो क्या ये चिंता वाली बात है या नहीं? नहीं, प्राइवेट कैपेक्स की, जैसा मैंने इनिशियली बोला कि प्राइवेट कैपेक्स में अब हमने सुधार होते हुए अब दिखाई दे रहा है। कंपनियां अब पैसा लगा रही हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उसकी रिकवरी में वक्त लगेगा और उसमें भी सरकार के जो स्टेप्स हैं वो मददगार साबित हो रहे हैं, जहाँ पे सरकार ने कई तरह की छूट दी है टैक्स की, चाहे जीएसटी के टैक्स हो या आपको इनकम टैक्स की छूट हो। सरकार को दरअसल इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जैसी मांग पीएचडी-सीसीआई जैसे उद्योग संगठन कर रहे हैं। अब सरकार, देखिए अगले बजट में बहुत वैलिड सवाल ये है कि क्या सरकार 1 तारीख को जब बजट लेके आएगी तो क्या इनकम टैक्स के मोर्चे पे सरकार नई छूट देगी या नहीं। क्योंकि एक जो इशारा मिला वो प्रधानमंत्री मोदी के भी एक स्पीच से मिला, जहां उन्होंने कहा कि आगे चलकर भी हम धीरे धीरे टैक्स को और कम कर सकते हैं या करेंगे। तो ये सरकार की प्रैग्मेटिक अप्रोच के बारे में विशाल दिखाई। एक लास्ट सवाल सर, ईपीएफओ मिनिमम पेंशन को लेकर भी बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 1000 रुपये के आसपास जो मिनिमम पेंशन है उसको बढ़ाने की भी बात जो है कही जा सकती है। इस बार के बजट में ऐलान हो सकता है। हालांकि कई बार हम लोगों ने मनी सेंट्रल में इस चीज़ को चर्चा की है कि क्या वो 1000 वाला जो लिमिट है वो क्या 7000 हो सकता है, 7500 हो सकता है, 9000 हो सकता है। सर इस पर भी एक कॉमेंट आप दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल। जो बेंगलोर में अभी मीटिंग हुई थी सीबीटी की, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए ईपीएफओ 3.0 को लेके, उसमें भी इस बात को लेके फिर जो मंत्री जी हैं उन्होंने इस बात को लेके बयान दिया था कि हमारे सामने ये मुद्दा है ईपीएस का कि जिसमें मिनिमम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाया जाए, और सरकार इस पर पॉजिटिवली विचार कर रही है। ये सरकार के कंसिडरेशन में है, सरकार के विचारार्थ जो है मौजूद है ये मसला। अब इस पर कोई फैसला
जल्दी लिया जा सकता है। बजट में इस चीज़ का ऐलान होगा कि ईपीएफओ के जो पेंशन धारक हैं उनको ही पेंशन मिनिमम बढ़ाकर 2,500, 3,000 या 7,500 की जाएगी। ये फैसला बजट में होगा या नहीं, मुझे ये चीज़ कहना थोड़ा मुश्किल है कि सरकार बजट में इस चीज़ का कोई फैसला करेगी। हो सकता है सरकार आउट ऑफ बजट इस चीज़ का ऐलान करे। लेकिन प्रवीण सर, कई रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं, या जो अगर मैं आपको कहूं कि मतलब व्यूअरशिप से या इस तरह से जो कमेंट्स आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पिछले बजट में सरकार ने खूब सारी घोषणाएं कर दी और इस साल भी जो है अच्छी खासी जो है वो लिस्ट आती हुई दिखी है कि खूब जो है फ्रीबीज टाइप का जो है चीज़ें दी गई। तो कहा जा रहा है कि इस बार का बजट जो है थोड़ा सा उतना जो है स्पार्किंग नहीं होगा, कई बड़े जो है ऐलान करने वाले जो घोषणाएं जो है वो नहीं होते हुए दिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत जो है 12.75 के आसपास। नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है सरकार ने अपनी आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच दिखाई है। इस साल की जब बजट आया था 2025 का जो बजट आया था 1 फरवरी को, वहाँ से सरकार की आउट ऑफ द बॉक्स एक अप्रोच दिखाई दी थी जब 12 लाख का बड़ा टैक्स छूट दिया। और उसके बाद के सारे कदम ये बताते हैं कि सरकार इस चीज़ के लिए तैयार है कि अब कुछ बड़ा रेडिकल हम रिफॉर्म लेकर आए। उस दिशा में सरकार पैनल भी बना के, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या बाकी चीज़ें कर रही हैं। मुझे ये लगता है कि सरकार अगर इस चीज़ को कंटिन्यूटी में रखती है अपने रिफॉर्म के पुश को, तो हो सकता है सरकार कुछ टैक्स के मोर्चे पर भी, इनकम टैक्स के मोर्चे पर भी कुछ बड़ा ऐलान बजट में कर सकती है। सौगात सरकार दे सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, क्योंकि सरकार को देखो, सरकार काम कैसे करेगी, सरकार अपना प्रीवियस फीडबैक देखेगी कि यहाँ जो हमने दिया, टैक्स छूट दी या बाकी जो स्टेप उठाए, उनका अंततः असर क्या निकल के आया। अगर वो सरकार को पॉजिटिव उसमें दिखाई देंगे तो सरकार यहाँ पे इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकती है। जी। तो अच्छा होप है सर आपकी तरफ से, अब हमें भी लग रहा है कि अच्छे संकेत मिल सकते हैं। तो 12.75 वाला लिमिट कितना बढ़ता है ये देखना होगा। चलिए सर, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अमेरिका से भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे भारत पर टैरिफ को जो है आधा यानी 50% कम करेंगे। ट्रंप की ओर से यह भी साफ किया गया कि रूसी तेल खरीद ही वो एक बड़ा कारण था जिसके चलते भारत पर लगा टैरिफ बढ़ाकर हमने डबल किया था। अब उन्होंने इस हाई टैरिफ को कम करने का ऐलान किया है। प्रवीण सर, कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, और इसके साथ ही सर इंडिया यूएस ट्रेड डील को भी लेकर जो नए अपडेट हैं उससे भी हमारी जनता को रूबरू करिए। नहीं, देखिए, ट्रंप साहब तो कई बार ऐलान कर चुके हैं और हाल के वक्त में कई दफ़ा ऐलान कर चुके हैं कि भारत के साथ एक बड़ी डील हो सकती है, जल्दी हो सकती है। मोदी जी तैयार हो गए हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। मोदी जी ने मुझे भारत बुलाया है, मैं भारत जाऊंगा। ये पिछले उनके कमेंट थे। अब फिर उन्होंने बोला है कि हम टैरिफ पे डील करने वाले, भारत रूस से तेल रोक रहा है या बंद कर रहा है खरीदारी। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसके उलट कुछ जो रियल चीज़ें चल रही हैं, दरअसल हमको उस पर फोकस करना चाहिए। 2 बड़ी चीज़ें हैं जी। एक जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उनका बयान आया। देखिए, भारत का जो रुख है वो इस पूरे ट्रेड डील के मामले में मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार बहुत संतुलित और बहुत बैलेंस्ड आया। भारत सरकार के अफसर या मंत्री इस तरह का कोई डिक्लेरेशन नहीं दे रहे कि बस हम बिल्कुल पहुंच गए। शुरुआत में दिखाई दी एक उत्साह दिखाई दिया कि हम बहुत बड़ी डील करने मदर ऑफ ऑल डील्स। हाँ, बिल्कुल, वो सब चीज़ें बहुत जल्दी आप हो कह रहे जाएगा। हैं कि बंदूक की नोक पर कोई डील थोड़ी होगा। अब जो पीयूष गोयल का बयान है, बिल्कुल लेटेस्ट जो बयान है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम किसी भी ट्रेड डील में, न केवल अमेरिका के साथ बल्कि किसी भी ट्रेड डील में भारत अपने किसानों, भारत अपने डेयरी सेक्टर, इनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। चाहे डील होने में कितनी भी देरी हो, लेकिन भारत अपने स्टैंड पे कायम रहेगा। तो एक जो है भारत का जो मजबूत रुख है वो पीयूष गोयल फिर से एक बार उन्होंने दिया है कि वस्तुस्थिति ये है कि हम इस मसले पे पीछे हटने वाले नहीं हैं। दूसरी बड़ी चीज़ और जो इनपुट आ रहा है वो ये है कि भारत सरकार के जो ट्रेड पूरा नेगोशिएट करने वाले अफसर हैं, बाकी टीम है, वो अमेरिका में दरअसल जो फेडरल कोर्ट में जो टैरिफ को लेके जो चीज़ें चल रही हैं, जो मुकदमा आया है जिसमें इस बात को लेके कहा जा रहा है कि क्या जो राष्ट्रपति ट्रंप ट्रेड को लेके, ट्रेड डील्स को लेके जो ऐलान कर रहे हैं, जो टैरिफ लगा रहे हैं, वो क्या वैलिड है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसके साथ, इसको लेके जो सवाल उठ रहे हैं उससे जुड़ी है। भारत की नज़र अब वहाँ पर भी है। सरकार के अफसरों का ये मानना है कि अगर अमेरिका में फेडरल कोर्ट इस बात को
चैलेंज कर देता है या इनके जो फैसले हैं टैरिफ को लेके अगर उसको खारिज कर देता है, तो दुनिया भर के जो तमाम देशों के साथ जो ट्रेड डील्स अमेरिका की हुई हैं उनका उन पर क्या असर होगा। जी। अगर बीच में भारत की कोई ट्रेड डील हो जाती है तो उस पर क्या असर होगा इस पूरे अमेरिकन कोर्ट के फैसले का। जी। तो सरकार की नज़र दरअसल इस वक्त इस मसले पर बहुत ज़्यादा है। प्रवीण सर, रशियन क्रूड ऑयल की जो अगर बात की जाए सर, तो उस पर भी अगर जो अपडेट थी या जो खबरें हम लोग करते हैं उसमें ये देखा जा रहा था कि रिलायंस ने भी जो है पहले भारी भरकम जो है मात्रा में लेते थे तेल, अब उसने भी अच्छी खासी कटौती कर दी। कई बार बीच में ये भी रिपोर्ट्स भी आई थी कि वो कहते हुए दिख रहे थे कि हम जो भारत सरकार का जो दिशा निर्देश है उस पर जो है अमली जामा हम पहनाएंगे, जैसा वो कहेंगे हूबहू ऐसा ही होगा। सर, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि कई जो है कंपनियाँ जो हैं रशियन ऑयल जो है लेना कम कर दी थी। नहीं, कम कर दिया, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर, और सरकार उसमें भी साफ तौर पे बार बार सरकार ने कहा कि देखिए जो नेशनल इंटरेस्ट है, भारत को जहां सस्ता तेल मिलेगा भारत वहां से लेगा। अब जो डिस्काउंट है जो भारत को जो रूस से मिल रहा था तेल पे, वो डिस्काउंट कोई बहुत ज़्यादा रह नहीं है, $2-4 पर बैरल का डिस्काउंट है। अर्लियर $20 से $25 के आसपास पहले ये अच्छा खासा डिस्काउंट था और सरकार ने उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेविंग भी की अपने इंपोर्ट बिल में। अब चूंकि डिस्काउंट ही कम है तो अमेरिका को क्यों ही नाराज करना, इस तरह की अप्रोच भी दिखाई दे रही है। और बाकी जब सोर्सेज से तकरीबन उसी प्राइस पे मिल रहा तो कोई जिद तो है नहीं रूस से तेल खरीदने की। लेकिन भारत इस बात को भी मना नहीं कर रहा कि साहब हम बिल्कुल बंद कर देंगे रूस से तेल लेना जी। लेकिन एक स्टेप है कि ठीक है हम बैलेंस कर रहे हैं, हम अमेरिका से एनर्जी बाइंग को बढ़ा दिया। लेकिन सर सच्चाई ये है कि अमेरिका से हम लोग बहुत महंगी कीमत पर जो है हम लोग तेल खरीद रहे हैं, तो उस पर भी निगोशिएट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो सरकार के जो ट्रेड डील का एजेंडा है उसमें ये चीज़ शामिल हो सकती है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। शेयर बाजार में जारी उठापटक के बीच निवेशकों का इक्विटी म्यूचुअल फंड से मुंह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी तो बीते अक्टूबर महीने के दौरान इसमें निवेश जो है यानी जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा कम हुआ। इस साल सितंबर महीने के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड में जहां 30,422 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था, वहीं अक्टूबर में ये घटकर 24,691 करोड़ रह गया, यानी लगभग 19% की गिरावट। प्रवीण सर, अक्टूबर महीने के म्यूचुअल फंड डेटा जो है इस बार दो बड़ी तस्वीरें जो हैं वो साफ कर रही हैं। एक तरफ जो है रिकॉर्ड म्यूचुअल फंड फोलियो, दूसरी तरफ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो इन्फ्लो है वो घटा। कुल एयूएम की बात की जाए तो वो लगभग सर 80 लाख करोड़ रुपए छू गया है, लेकिन इक्विटी इन्फ्लो में ठंडक आई। वहीं हाइब्रिड फंड और एनएफओ में जबरदस्त पैसा है। एसआईपी फोलियोज बढ़े हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि रिकॉर्ड पर आ गई हैं, लेकिन करोड़ों रुपए के एसआईपी भी बंद हो गए। प्रवीण सर, ये जो डेटा है इसको बहुत ही आसान भाषा में आप डिकोड करिए। नहीं, ये जो आज म्यूचुअल फंड का जो डेटा आया है इनफ्लो का, इसमें कुछ टेक अवेज हैं जो हमारे सारे दर्शकों के भी समझने के लिए हैं, और एक तस्वीर बताते हैं पूरा का पूरा कि इस वक्त जो देश के म्यूचुअल फंड उसमें चल क्या रहा है, इन्वेस्टर्स काम किस तरह से कर रहे हैं, सोच किस तरह से रहे हैं। पहली बात, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो इन्फ्लो है वो आप ये समझ के चलिए कि अक्टूबर में जो है वो 24,690 करोड़ रुपए रह गया। सितंबर में ये 30,000 करोड़ रुपए के आसपास था, अगस्त में 33,000 करोड़ रुपए था, और जुलाई में ये 42,000 करोड़ रुपए था। 42,000 करोड़ रुपए से जुलाई से और 24,000 करोड़ रुपए पे इक्विटी इनफ्लो आ गया है। यानी मंथ ऑन मंथ आप लगातार 4-5 महीने का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो इसमें गिरावट आ रही है। इसका मतलब ये है कि इक्विटी, और इसी पूरे के पूरे जो ड्यूरेशन है इसमें आप मार्केट्स का भी हाल देख लीजिए, तो लोगों का भरोसा क्या शेयर बाजार से थोड़ा कमज़ोर हुआ है, वहाँ से शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ा ट्रेंड यहाँ पे विशाल नज़र आ रहा है। इससे पहले जून में 23,000 करोड़ के आसपास था। जुलाई और अक्टूबर के बीच में अगर आप देखेंगे तो 40% से ज़्यादा का इक्विटी इनफ्लो डाउन हुआ है, अगर आप जुलाई से इसको डाउन करेंगे देखेंगे। अब दूसरा जो बड़ा ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि अभी तक आप पिछले कुछ महीनों में देखेंगे तो जो डेट फंड्स का जो में जो इनफ्लो है उसमें नेगेटिव वो दिखाई दे रहा था, यानी वहाँ आउटफ्लो हो रहा था, लोग रिडीम कर रहे थे पैसा। जी, जुलाई में जो है वो 1,60,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। फिर ये डाउन हुआ, इसमें 1,01,000 करोड़ के आसपास का,
और माफ कीजिए अक्टूबर में जो है अक्टूबर का है सर, हमारे पास ऑन स्क्रीन चल रहा है सर, डेट में 159,658 था अक्टूबर में। सितंबर में ये नेगेटिव 1,02,000 करोड़ के आसपास का रहेगा। अगस्त में ये नेगेटिव 7,979 हो गया, और जुलाई की अगर बात की जाए सर तो 1,06,801, और जून जैसा कि और हम लोग पीछे जाते जाएंगे तो वहाँ नेगेटिव में 1700 करोड़ के आसपास का था। हाँ, तो ये एक डेटा ये बता रहा है कि जहाँ आउटफ्लो था वहां से एक बड़ा इनफ्लो यहाँ पे डेट फंड्स में आता हुआ दिखाई तो सर मेरा आपसे माफ चाहिएगा, मैं रोक रहा हूँ आपको, लेकिन सर डेट फंड में क्यों निवेश भर रहा है और ये क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं सर? देखिए, एक तो शेयर मार्केट सीधे देखिए ना सर, नेगेटिव 1,02,000 और अब 1,60,000 की खरीदारी। बिल्कुल, देखिए दो इसमें चीज़ें हैं। एक तो शेयर मार्केट को लेके जो पूरा का पूरा जो एक फ्रेंजी थी, एक जो उफान था, वो ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दिया। लोगों को लग रहा है कि डेट मार्केट में इस वक्त एक आपको पक्का रिटर्न ठीक ठाक मिल जाएगा, वहाँ पैसे पार करना अच्छा है। दूसरी बात, कंपनियों ने अपने पास जो सरप्लस फंड था, ऐसा दिखाई दे रहा है, उन्होंने वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और इसीलिए लिक्विड फंड्स में ज़्यादा रकम दिखाई दे रही, वहाँ उन्होंने इस फंड को पार किया है। इसीलिए जो नंबर बहुत बड़ा आ रहा है 1,60,000 करोड़ का, ये इसी वजह से आ रहा है विशाल। ओके, तो डेट फंड्स में एक इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक बड़ा ट्रेंड है कि ELSS का एक तरह से फेज आउट होते हुए नजर आ रहा है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ उसमें से पैसा निकल रहा है? बिल्कुल, जितने भी इक्विटी ओरिएंटेड अगर आप फंड्स को देखेंगे तो थीमेटिक फंड या सेक्टोरल फंड है, वहाँ पे बहुत मामूली, पहले 1,200 करोड़ के आसपास था सितंबर में, अक्टूबर में 1,300 करोड़ रुपए के आसपास का इन्फ्लो आया है, थोड़ा बड़ा है। इसके अलावा आपका एक जो है फ्लैक्सी कैप है, जहां 7,000 करोड़ से लगभग 9,000 करोड़ रुपए पे 2,000 करोड़ रुपए का इंक्रीज हुआ है जी। इसके अलावा चाहे आप ELSS को उठा लीजिए, चाहे आप बाकी किसी भी फंड को उठा लीजिए इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में, उन सब में जो इन्फ्लो है वो सितंबर के मुकाबले गिरता हुआ दिखाई दे रहा है विशाल। लेकिन प्रवीण सर, एक और बहुत राहत देने वाली खबर ये है कि AUM को लेकर जो है कहा जा रहा है सर कि 80 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है उसको पार करता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से लगातार हम लोग सर मनी सेंट्रल में भी इस बात की चर्चा करते आए कि जियो ब्लैक रॉक की एंट्री से जो है ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ के आसपास भी जाता हुआ दिखेगा, तो धीरे धीरे सर हम लोग इंचिंग टुवर्ड्स 1 लाख करोड़ के आसपास पहुँच रहे हैं सर। बिल्कुल, ये बात सही है कि AUM बढ़ के जो है वो तकरीबन 80 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया, जो 75 लाख करोड़ रुपए के आसपास था एक महीने पहले। तो ये अच्छी बात है, फोलियोज बढ़े हैं, ये भी अच्छी बात है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का भी जो हिसाब किताब है, वहाँ इन्वेस्टर दरअसल थोड़े मैच्योर होते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं विचार। लेकिन सर एक लास्ट सवाल, क्या कुछ इन आंकड़ों में इनफैक्ट गोल्ड ETF में भी जो सितंबर का नंबर था उससे अक्टूबर में थोड़ा कम हुआ है जी सर। तो इन आंकड़ों के बीच अगर कुछ चुनौतियां या कोई चिंता वाली बात भी है क्या जो हम आपसे समझना चाहेंगे? नहीं, चुनौती और चिंता सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं, या लाखों SIPs भी बंद हो रहे हैं सर, 44 लाख के आसपास। नहीं, वो बात है, दरअसल शॉर्ट टर्म की प्रोसेस की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, उन्होंने पिछले कुछ वक्त में अपने रिटायरमेंट के लिए या अपने बुढ़ापे के हिसाब से कि एक कंसिस्टेंट इनकम आती रहे, उसके लिए उन्होंने SIPs को चुनाव पिछले 5-6 साल में आप इसको देखेंगे तो ये चीज़ दिखाई देती है। SIP रूट के जरिए एक पेंशन का इंतजाम करना। अब पिछले 1 साल, सवा साल से अगर आप देखेंगे तो इस पूरी प्रोसेस ने थोड़ा लोगों को मैं ये कहूँगा कि हिलाया है। उनका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा हिला हुआ है, क्योंकि लगातार 1 सवा साल से बिल्कुल म्यूटेड रिटर्न जो है मार्केट में मिल रहे हैं। लोगों को पहले यहाँ 15, 18, 20% के CAGR रिटर्न मिल रहे थे जी। और लोगों को लग रहा था कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना है तो यहाँ पे आप जाइए, NPS और बाकी के जो पेंशन के प्रोडक्ट्स हैं उनको छोड़कर लोगों ने SIP और म्यूचुअल फंड को चुना। अब ये कहानी रिवर्स होती हुई दिखाई दे रही है। अब लोगों के दिमाग में एक सवाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यार क्या वाकई म्यूचुअल फंड आपके पूरे रिटायरमेंट के कॉर्पस को क्रिएट करने में कामयाब हो पाएंगे? और इसी वजह से आप देखें पिछले 2-1 महीने में जो सिल्वर ETF, गोल्ड ETF में अंधाधुंध लोगों ने पैसा लगाया सर। कि जहां से रिटर्न मिले आपको कम से कम इन्फ्लेशन को बीट करने वाला, आदत हो गई थी 18-20% के रिटर्न की,
वहां जब 2% कल भी हम लोग 3% या सर, नेगेटिव रिटर्न कल भी मिले हम तो लोग लोग परेशान कल हो भी हम गए। लोग मनी सेंटर में डिस्कस कर रहे थे सर, एडलवाइस की म्यूचुअल फंड की जो सीईओ राधिका गुप्ता, वो भी कह रही हैं कि अब कोई जो है डेट और एसआईपी की बात नहीं कर रहा है म्यूचुअल फंड की, अब सब लोग भाग रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की तरफ। एग्जैक्टली तो वो वहीं से फिर बबल क्रिएट होते हैं। जब एक हर्ड मेंटेलिटी क्रिएट होती है तो फिर बबल क्रिएट होता है। खुद नीलेश शाह भी अभी इसी लास्ट वीक हमारे इंटरव्यू में एक में थे और उन्होंने भी ये बोला कि अगले 1-2 साल म्यूटेड रिटर्न रह सकते हैं। ज़्यादातर जानकार यही कह रहे हैं कि साहब आपको हल्के रिटर्न के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब लोगों का अब जो एक बड़े रिटर्न के साथ बड़ी वेल्थ क्रिएट करने का जो एक सपना था, वो थोड़ा सा वहाँ लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल इसके रहा अलावा है। प्रवीण सर, ये भी खबरें आ रही हैं कि एसआईपी बंद करने के पीछे की कई वजह ये भी बताया जा रहा है कि कुछ कई लोग जो हैं सर गलत फंड का जो है चुनाव कर लेते हैं और उसके बाद जो होता है सेक्टोरल फंड्स का जो है वो खराब प्रदर्शन होता है, तो फिर वहाँ से स्विचिंग होने लगती है, वो हो जाता है फिर, या किसी तरह के आर्थिक दबाव या इमरजेंसी आ जाती है, तब आदमी एसआईपी जो है अपना बंद करता है। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं, ऐसा बात नहीं कि सब चीज़ बहुत ही खराब ही चल रहा है। कुछ ऐड करना चाहेंगे या वाइंड अप करें सर? नहीं, ठीक है। ऑल सेट, ओके। तो प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।